नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के पुणे से। बल्कि पुणे के पास भी एक और टाउनशिप है जिसका नाम है पिंपरी चिंचवड़। वहां की ये घटना है। तारीख है 30 जुलाई 2023, यानी इसी साल की पिछले महीने की ये बात है। होता ये है कि 30 जुलाई के रोज़ पिंपरी चिंचवड़ रेलवे स्टेशन के पास एक चौल में 85 साल की एक बुजुर्ग महिला की लाश मिलती है। ये बुजुर्ग महिला पहले पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम किया करती थी। वहाँ से रिटायर होने के बाद वो इस चौल में अकेली ही रहा करती थी। 30 जुलाई की सुबह लोगों ने जब इन बुजुर्ग महिला को नहीं देखा तो फिर लोगों को थोड़ी चिंता हुई। इनका नाम था सालूबाई साल्वे। तो सालूबाई साल्वे रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती थी और घर के कामकाज में लगती थी। और चौल, चूंकि आप जानते हैं, एक क्लोज सराउंडिंग वाला हाउस होता है, घर होता है जिसमें बहुत सारे परिवार के लोग अलग अलग कमरों में रहते हैं। तो लोग एक दूसरे को जानते हैं। बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स की तरह वहाँ का माहौल नहीं होता। तो जब आस पड़ोस के लोगों ने ये नोटिस किया कि सालूबाई साल्वे जो है सुबह नज़र नहीं आ रही है, तो उनको थोड़ी फिक्र हुई। लेकिन उन्होंने खुद ही उनके घर में घुसने या दरवाज़ा खोलने की जगह पास में ही उनका एक रिलेटिव रहता है, उसको फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि जो बुज़ुर्ग महिला है सालूबाई, वो नज़र नहीं आ रही है। कहाँ है ये नहीं समझ में आ रहा है। घर के दरवाजे से आवाज़ लगाई तो अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार आप चले आइए। अब जब चौल के लोगों ने फ़ोन करके सालूबाई के रिलेटिव को बुलाया तो वो रिलेटिव वहाँ मौके पर पहुँचा, अपने साथ एक दो और लोगों को लेकर आया। और जब वो चौल में उनके कमरे के अंदर दाखिल हुए तो ये देखकर ठिठक गए कि सालूबाई जो है वो अब इस दुनिया में नहीं थी, बल्कि उनकी लाश उनके कमरे के फ्लोर पर पड़ी हुई थी। और लाश को देखने से ये लग रहा था कि उनकी मौत जो है ज़मीन पर गिरने की वजह से हुई है। और चूँकि 85 साल की उम्र थी तो लोगों को शुरू में ये लगा कि हाँ, हो सकता है कि बुज़ुर्ग महिला है, ब्लड प्रेशर का कोई इशू हो या कोई दूसरी हार्ट रिलेटेड कोई इशू हो सकता है गिर गई हो फ्लोर पे और उसकी वजह से मौत हो गई हो। तो शुरू में लोगों ने इसे एक नॉर्मल डेथ ही समझा था। हालांकि लोगों ने इसके बारे में पुलिस को इत्तला भी दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जो भी कमरा है, उसे आप सीन ऑफ क्राइम कह लें, जो कह लें, उसका पुलिस ने बड़ी बारीकी से मुआयना करना शुरू किया। इसी बीच जो नाते रिश्तेदार आए थे उन्होंने नोटिस किया कि सालूबाई के जिस्म में जो भी सोने चांदी के जेवरात थे वो सारे गायब थे। और उसी चौल में उनके पास जो एक छोटा सा बक्सा था उसका भी ताला जो है वो टूटा हुआ था। और उसमें भी जो वैल्यूएबल्स रखे हुए थे, कीमती चीज़ें रखी हुई थी, वो सारी चीज़ें गायब थी। तो महिला का घर में यूं अकेली जो है मर जाना और साथ में उनके घर से सारे सोने चांदी की चीज़ों का गायब हो जाना, ये इंडिकेट कर रहा था कि ये डेथ जो है कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, बल्कि ये कोई कत्ल का मामला है जिसमें कोई ऐसा कातिल ज़रूर रहा होगा जिसने लूटपाट के इरादे से बुजुर्ग सालूबाई की हत्या की होगी और फिर सोने चांदी के जेवर वगैरह लूटकर वहाँ से फरार हो गया होगा। पुलिस ने भी 302 के तहत, IPC 302 के तहत कत्ल का केस दर्ज किया और इसी एंगल से मामले की तफ्तीश शुरू की। अब चौल जैसी एक जगह जो आमतौर पर काफ़ी क्राउडेड होता है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड तो वहाँ होता नहीं। आपको पता है रिसोर्सेज की कमी होती है। चौल में कोई बहुत अमीर लोग नहीं रहते। तो वहाँ से पुलिस को कोई CCTV फुटेज या कोई इस तरह का साइंटिफिक एविडेंस मिलने की गुंजाइश पुलिस को शुरू में थोड़ी कम लग रही थी। तो पुलिस ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करते हैं, कुछ आसपास जो भी मुखबिर हैं हमारे, उनसे बात करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटना को कौन अंजाम दे सकता है। इसी कड़ी में पिंपरी चिंचवड़ की पुलिस ने अपना जो नेटवर्क है इन्फॉर्मर्स का, उसको एक्टिवेट किया और साथ ही पूछा, ये भी पता करने की कोशिश की कि कौन कौन से हिस्ट्री शीटर इससे पहले इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। कुछ दिनों की एक्सरसाइज के बाद पुलिस के रडार पर या पुलिस के स्कैनर पर एक लड़के का नाम आया जिसकी उम्र 17 साल है, यानी वो नाबालिग है, माइनर है। अब जब पुलिस को इस नाबालिग के बारे में पता चला और पुलिस को इन्फॉर्मर्स ने बताया कि हो ना हो यही नाबालिग होगा इस घटना के पीछे, तो पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की।
पुलिस एक बात नोटिस करके, एक बात जानकर पुलिस हैरान रह गई कि पिछले एक हफ्ते में इस नाबालिग ने 3 से 4 बार अपने मकान बदले थे। यानी वो हॉपिंग कर रहा था, एक जगह किराए का कमरा ले रहा था, उसे छोड़ रहा था, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, 3 से 4 बार उसने एक हफ्ते के अंदर अपना लोकेशन चेंज किया था। और ये अपने आप में एक बड़ी अजीब, एक बड़ी सस्पिशियन वाली बात थी, क्योंकि कोई आदमी इतना फ्रीक्वेंटली अपना लोकेशन तभी चेंज करता है जब उसके, या तो वो बहुत परेशान होता है, लोकेशन जहाँ भी जा रहा है कोई दिक्कत हो रही है, ये तो नॉर्मल केस की बात है। अब नॉर्मल मामलों में हम ये कह सकते हैं कि उसको शक है अपने पकड़े जाने का, इसलिए बार बार वो अपनी जगह बदल रहा है। तो खैर, अब जब ये माइनर था जिसके बारे में पुलिस को ये जानकारी मिली, तो पुलिस ने फिर उसको इंटरसेप्ट किया और पूछताछ के लिए बुलाया। और कोई भी अपराधी जैसा कि होता है, उससे जब पूछताछ पुलिस ने शुरू की तो उसने सिरे से मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं तो था ही नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कोई किसी की जान नहीं ली, ना तो कोई लूटपाट की। अब पुलिस ने कहा ठीक है, ये बताओ 29 जुलाई की रात को तुम कहाँ थे? तो वो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाया, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अब पुलिस ने जब उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की जांच की तो देखा कि उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन जो है उसी प्लेस ऑफ ऑकरेंस के पास वाले टावर से लोकेट हो रही है, दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें, फ्रीक्वेंटली उसका अपना मकान बदलना, दूसरा मोबाइल फ़ोन की लोकेशन उसी प्लेस ऑफ ऑकरेंस के पास होना, तीसरा घटनाक्रम का जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में वो अपनी लोकेशन कहाँ है, दूसरी जगह अगर है तो उसे एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, साबित नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि इस घटना के पीछे हो ना हो इसी लड़के का हाथ है। और ऊपर से मुखबिर जब किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा कम ही होता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत निकले, क्योंकि मुखबिर जो लोग होते हैं, जो इन्फॉर्मर लोग होते हैं, वो या तो फॉर्मर क्रिमिनल्स होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनका जुर्म की दुनिया से बहुत करीब का नाता होता है। सारे मुखबिर क्रिमिनल होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका करीब का नाता जुर्म की दुनिया से ज़रूर होता है। तो ऐसे लोग गलत जानकारी नहीं देते आमतौर पर, और पुलिस को अपने मुखबिरों पर बड़ा भरोसा होता है। एक आपको और बात बताऊं, पुलिस के पास एक फ़ंड भी होता है जो वो मुखबिरों के ग्रेटिफिकेशन के लिए, यानी उन्हें खुश करने के लिए, उनकी आवभगत के लिए खर्च करती है। तो खैर, मुखबिरों से भी जानकारी मिली थी। अब इस लड़के को पुलिस ने पकड़ा और फिर उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की। जब इस बार सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने 85 साल की बुजुर्ग महिला सालूबाई साल्वे की हत्या की थी, और हत्या की थी 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात को। हत्या करने के पीछे वजह भी लूटपाट की ही थी, क्योंकि कोई एनिमिटी या कोई दुश्मनी वाली बात नहीं थी, और लूटपाट करना मकसद था, तभी घर से सारी कीमती चीज़ें भी ये लड़का लेकर चला गया था। हत्या करने का तरीका अपने आप में काफ़ी डरावना या काफ़ी विभत्स था। ये बुज़ुर्ग महिला वहाँ अकेली रहती है, इसके बारे में इस लड़के को खबर थी। ये उसके चौल में देर रात को घुस आया और फोर्सफुली घुसा। घुसने के बाद उसने बुज़ुर्ग महिला को पहले तो काबू किया, उसे ज़मीन पर पटक दिया और फिर उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया। वो महिला छटपटाती रही, उसका दम घुट गया, वो आरजू मिन्नत करती रही इशारों से कि मुझे छोड़ दो, जान बख्श दो। लेकिन ये इतना निर्दयी लड़का था, नाबालिग था, 17 साल, बालिग नहीं हुआ था, लेकिन ये इतना जालिम था कि ये उसके सीने से हटना तो दूर, उसके सीने के ऊपर बैठा रहा और ज़ोर से उस पर प्रेशर डालता रहा। हालत ये हुई कि उसका दम घुट गया और वो अधमरी हो गई, आधी जान उस बुजुर्ग महिला की निकल गई। इसके बाद इसने फिर से उस महिला को पकड़कर उठाया, खड़ा किया और फिर ज़ोर से धक्का देकर उसे उसी के कमरे के फर्श पर पटक दिया। पटकने से सिर में बहुत सीवियर चोट लगी, हेड इंजरी आई और इसकी वजह से उस महिला की मौत हो गई। जब पुलिस ने इन महिला की लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो पुलिस ने 2 बातें नोटिस की। एक तो ये कि सिर में घातक चोट लगना जो है मौत की प्राइम वजह थी, मेन रीज़न, और दूसरा पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि उनकी जो पसलियां हैं, सीने में जो रिब्स होती हैं ना, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। और ऐसा तभी होता है जब कोई उन हड्डियों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करे या उन्हें दबाए या तोड़ने की कोशिश करे। और यहाँ पर इस लड़के ने पहले ही बताया कि हाँ, उसने उस बुजुर्ग महिला के सीने पर बैठकर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें, जो उसका कबूलनामा था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और बाकी जो सबूत थे, वो सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि पुलिस ने सही लड़के को ही पकड़ा है जो गुनहगार है और वो अपना जुर्म कबूल भी कर चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि सिर्फ लूटपाट के लिए उसने इस महिला को टारगेट किया या फिर इसके पीछे कोई और भी कहानी थी। तो देखिए, कत्ल के पीछे वजह तो लूटपाट करना ही था, लेकिन लूटपाट के पीछे एक और वजह थी और वो वजह
जो है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। वो वजह इस मायने में चौंकाने वाली है कि ये लड़का जो है एक रिलेशनशिप में था, और ये रिलेशनशिप भी मामूली नहीं। 17 साल की उम्र में वो अपने से एक बड़ी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20-21 साल है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। और इस लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली इस लड़की के साथ वो कुछ समय पहले मिलकर उसने अपने किसी जानकार पर हमला किया था, और ये एक जानलेवा हमला था। उस हमले में उस शख्स की जान तो बच गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गया था, उसकी मौत भी हो सकती थी। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की इस खूंखार जोड़ी ने मिलकर किसी पर हमला किया, जिसकी वजह से उसकी जान पर बनाई थी, और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस कपल पर पुलिस ने दर्ज किया था। तो ये लड़का माइनर था, ये तो खैर थोड़ा आसानी से रिहा हो गया, बाहर आ गया, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अभी भी जेल में है। अब ये जो बंदा है ये चाहता था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जल्द से जल्द बाहर निकालूं, अपने लिव इन पार्टनर को जल्द से जल्द बाहर निकालूं। उसके लिए उसे वकील की ज़रूरत थी, और वकील को पैसे देता तभी उस लड़की की ज़मानत हो पाती। तो पैसे की ज़रूरत थी, और पैसा इसलिए चाहिए था कि वो अपनी लिव इन पार्टनर को जेल से बाहर निकलवाए। और विडंबना देखिए या तकदीर का खेल देखिए कि अपनी लिव इन पार्टनर जो जेल में है उसे जेल से बाहर निकालने के लिए उसने खुद ऐसी हरकत की, ऐसी जघन्य घटना को अंजाम दिया, जिसकी वजह से उसे खुद जेल हो गई और वो गिरफ्तार हो गया। तो 17 साल का उम्र है, तो माइनर है, तो कानून उसके साथ दूसरे तरीके से पेश आएगा। लेकिन पुलिस इस तरह के बॉर्डर लाइन केसेस को, जिसमें वो एडल्ट होने ही वाला है, इस तरह के केसेस में पुलिस कोर्ट से ये अपील करती है, निवेदन करती है कि इस तरह के अपराधियों को बालिग मानकर ट्रायल किया जाए, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा, जिस तरह से बालिग को सज़ा दी जाती है उस तरह से सज़ा दिलाई जा सके। और इस मामले में भी पिंपरी चिंचवड़ की पुलिस ने यह तय किया है कि वो यही काम करेगी। वो कोर्ट से अपील करेगी कि इस लड़के को एडल्ट की तरह ट्रीट करके उसके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जाए। एक और ख़ास बात ये कि आज से ठीक एक रोज़ पहले, यानी 9 अगस्त को इस लड़के का बर्थडे है, और 9 अगस्त को ही ये लड़का 18 साल का हो जाएगा। तो अपने बालिग होने से सिर्फ एक दिन पहले इसने इस घटना को, मतलब कुछ दिन पहले इसने इस घटना को अंजाम दिया था। और आज जब आप ये स्टोरी सुन रहे हैं तब तक ये लड़का बालिग हो चुका है। लेकिन इस लड़का का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि इस पर सिर्फ 1 या 2 मुकदमे नहीं, बल्कि कई आपराधिक मामले इसी छोटी उम्र में दर्ज है, जिसकी वजह से इसका नाम थाने की हिस्ट्री शीट में भी लिखा हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये नाबालिग हिस्ट्री शीटर है या अपराधी है, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला जो है एक गर्लफ्रेंड को जेल से बाहर निकालने की कोशिश के चक्कर में मौत के मुंह में समा गई और उनकी हत्या कर दी गई। जो मैंने आपको कल कहानी सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पुलिस ने ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन किया, मुंबई पुलिस ने, और एक क्रिमिनल को चलती ट्रेन से पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ये कहानी बिल्कुल किसी फिल्मी स्टोरी की तरह है, जिसमें पुलिस किसी क्रिमिनल का पीछा करती है, और पीछा करते करते उसे पता चलता है कि क्रिमिनल भाग गया है, ट्रेन में है, ट्रैवल कर रहा है। तो पुलिस आनन फानन में उस ट्रेन से कैसे क्रिमिनल को इंटरसेप्ट करती है, पकड़ती है और आधे रास्ते से गिरफ्तार कर लेती है। आप जानना चाहते हैं तो इस कहानी को क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप सुन सकते हैं। उसमें कुछ कमेंट्स जो लोगों ने किए हैं, आइए कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूं। अमित ने कमेंट किया है, अपर्णा बैनर्जी का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। प्रमोद चौधरी जी, मीता भट्टाचार्य जी मेरे होम टाउन से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत आपका, मेरे गार्जियन की तरह हैं। और प्रदीप भाम्बू जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, रेगुलर लिसनर हमारे कमेंट करते हैं, ABB जी, और इन्होंने आवाज़ की तारीफ की है, थैंक यू वेरी मच। दीपक हीरा जी का भी कमेंट है, रेगुलर कमेंट करते हैं, सत श्री अकाल मेरी ओर से भी आपको। विजेंद्र सिंह जी हैं, बबलू पटेल, बलकार बालक राम पंचम, इन्होंने कमेंट किया है। और प्रेरणा कामले जी का कमेंट है, गुलनाज परवीन है, मौलाना निसार अहमद नागपुरी, बिंदिया भट्ट भाटिया जी हैं, मरियम मोहम्मद हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। मनोज प्रभाकर जी का कमेंट है। शिवानी ठक्कर, ये हमारी एक दर्शक हैं, इनका कमेंट बड़ा दिलचस्प है। इन्होंने लिखा है कि मेरा ये जो प्रोग्राम होता है, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, वो हिंदी क्लासेस की तरह होता है। हिंदी के ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूँ जो आमतौर पर प्रचलन में नहीं है, इस्तेमाल नहीं होते। और उनका ये कहना है कि वो इस तरह के शब्द जो हैं वो सुनती हैं बहुत रिलीजियसली और उसे पिक करती हैं, और फिर अपने हस्बैंड के साथ जब वो बातचीत करते हुए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है तो उनका हस्बैंड जो है वो कई बार पजल्ड हो जाते हैं इस तरह के शब्दों को सुनकर। तो इसके साथ ही उन्होंने इमोजी भी बनाई है, स्माइली वाली। तो थैंक यू वेरी मच शिवानी, मैं आपके इस कमेंट को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं आपको। प्रवीण कुमार जी का भी कमेंट है, GN योडू का भी कमेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश से हैं।
बहुत बहुत स्वागत आपका। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से रेगुलर कमेंट करते हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, शम्स इब्राहिम साहब और रेखा भट्ट जी हैं। खैर, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। हमेशा आप लोग कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, वीडियो को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।